हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 4 जिसमें हम लोग देखेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, प्लस रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चैनल पे मैथ्स के, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट लाइन वाइज वहां पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट वाइज, सम वाइज आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। एंडोथर्मिक मतलब जो रिएक्शन होता है तब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर हीट लेता है तो ही उसका रिएक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे हम काफ़ी रिएक्शंस में बर्नर यूज़ करते हैं, गैस आप बोल सकते हो, उसमें से आग निकलती है तो टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है एंड वो हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब ये रिएक्शन होने पर गर्मी जनरेट होती है। जैसे मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दिए थे जिसमें बीकर में हमने कुछ मिक्स किया था और बीकर में जो चीज़ थी, बीकर आप हाथ लगाते थे तो गर्म फील होता था, पहले नहीं हो रहा था। रिएक्शन जब उसके अंदर हुआ तो आपको थोड़ा गर्म फील हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि हीट जनरेट हुई है इसलिए वो गर्म हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। एक्चुअली एक ही एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो चीज़ें हो रही हैं। आपको 100 ml वाटर लेना है दो प्लास्टिक बॉटल्स में। प्लास्टिक बॉटल क्यों ली? क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है, उसमें से हीट बाहर नहीं निकलेगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसका टेम्परेचर ले सकते हैं थर्मोमीटर से। तो आप उसका टेम्परेचर ले लो बॉटल का, जो उसमें पानी है उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लो दोनों बॉटल्स में। अब पहली बॉटल में आप 5 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट डाल दो। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। ओके, और उसको शेक कर दो। बॉटल को शेक करने के बाद थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर ले लो, तुरंत क्या आएगा वो आप नोट डाउन कर लो। अब दूसरी बॉटल में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम NaOH हाइड्रोक्साइड, NaOH। और वो दूसरी बॉटल को भी शेक करो और फिर उसका भी टेम्परेचर ले लो। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब KNO3 को आपने पानी में मिलाया तो वो डिजॉल्व हुआ अंदर, और जब वो डिजॉल्व हुआ तो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज एब्जॉर्ब्ड। इसीलिए जो टेम्परेचर है ना उसका, वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जो भी उसके अंदर पानी और KNO3 डिजॉल्व हुआ था आप लेंगे तो कम आएगा। इसका मतलब क्या कि ये क्या कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब आप NaOH को डिजॉल्व करेंगे तो हीट बाहर निकलती है, और जब आप टेम्परेचर मेजर करेंगे ना बॉटल का, सेकेंड वाले का, तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा पहले से। क्यों ज़्यादा आया? बिकॉज वो गर्म हो गया है अंदर से। इसका मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यूज योर ब्रेन पावर पे। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। डिसोल्यूशन जो होता है उसमें आप कुछ तो मिक्स कर रहे हो और वो अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है। जैसे आपके रियल लाइफ में एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप सॉल्ट लेते हो, पता है सॉल्ट के जो दाने होते हैं वो तो आपको नहीं, अगर बड़े सॉल्ट के दाने लेते हो जो आते हैं आपके घर में होंगे, आप घर पे पूछ सकते हो मम्मी या पापा को, वो अगर आप पानी में डालते हो और पानी को शेक करते हो तो पानी में वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। उससे कुछ टेस्ट चेंज होता है क्या? जो सॉल्ट है वो तो सॉल्ट ही रहता है, वो पानी में मेल्ट होने के बाद शुगर नहीं बन जाता या फिर डायमंड नहीं बन जाता। ठीक है, तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ तो आपने सॉलिड या सल्यूट बोलते हैं उसको, सल्यूट डाला, ठीक है, सॉल्यूट डाला उसमें, या फिर आप सोच लो कुछ उसमें डाला और वो अंदर डिसॉल्व हो गया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ रिएक्ट करके कुछ ऐसा नया ही बना देती है जो आपने डाला था उससे काफी अलग। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का एक बेसिक एग्जाम्पल जो आपने आपकी लाइफ में देखा होगा, कर्ड, जो दही जमाते हैं ना, आप आपके घर पे पूछिए मम्मी या पापा जो भी दही जमाते होंगे वो लोग क्या करते होंगे, दूध में थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा सा दही मिक्स करते होंगे एंड नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो पूरा दूध दही बन जाता है। दैट इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन। आप दूध का टेस्ट और दही का टेस्ट देखेंगे कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो आपके लाइफ का रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे तो वो एक है। डिसोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता, वही चीज रहती है लेकिन डिसॉल्व हो जाती है। जैसे नमक को आप पानी में घोलते हैं या फिर शुगर को पानी में मिक्स करते हैं और डिसॉल्व करते हैं तो वो शुगर वाला पानी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, शुगर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, जबकि केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। सेकेंड, डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट? नहीं।
जब आप सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। जो चीज़ आप अंदर डाल रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसके अंदर डाल रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे आपने नमक के पीसेस, सॉल्ट के क्रिस्टल्स डाले अंदर, उसको सॉल्यूट बोलेंगे सॉल्ट को, और पानी में डाला पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो जब सॉल्ट अंदर डिसॉल्व हो जाता है पानी में तो कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिलता हमको, वही सब्सटेंस मिलता है जो पहले था। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट मतलब स्पीड, कि कितना टाइम लगता है केमिकल रिएक्शन को। टेक इनटू अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, क्लासिफाई देम इनटू 2 ग्रुप्स एंड गिव टाइटल्स टू द 2 ग्रुप्स। आपको ही डिसाइड करना है टाइटल क्या देना है, आपको ही क्लासिफाई करना है। समझ में आया? तो यहां पे पहला दिया है कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन। आपने लाइटर से कुकिंग गैस को ऑन किया। आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, जंग लगता है ना, जो जंग जिसको बोलते हैं, या रस्टी बोलते हैं, ऑरेंज कलर का जो लोखंड के आइटम्स पे लग जाता है। एरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल, जो रॉक्स हैं वो धीरे 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 सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन। अल्कोहल कैसे बनाते हैं? ग्लूकोज सोल्यूशन में यीस्ट जो बैक्टीरिया होता है वो मिक्स करके। Effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid. ठीक है, dilute acid में baking soda डाल दिया। A white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution. Okay, अब ये सब चीज़ों को क्लासीफाई करना है। तो हमको दिख रहा है कि ये सारे रिएक्शंस हैं और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के नीचे दिया है। तो हमको क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन से फास्ट रिएक्शन है और कौन से स्लो रिएक्शन है। फास्ट मतलब तुरंत होने वाले, स्लो मतलब जिसको टाइम लगता है। अगर यहाँ पे कर्ड का भी एग्जाम्पल दिया होता तो हम लोग उसको स्लो रिएक्शन बोलते हैं, राइट। जो दही बनता है वो धीरे धीरे बनता है, ऐसे नहीं कि तुरंत आपने दूध में थोड़ा सा दही डाला और सब कुछ दही में कन्वर्ट हो जाए, नहीं होता ना ऐसा। तो ये मैंने टेबल बनाया है यहाँ पे फास्ट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शंस का। कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग और इग्निशन एक फास्ट रिएक्शन है, जैसे आप लाइटर उस पर लगाते हैं तुरंत वो जलने लग जाता है। जो आयरन आर्टिकल है वो रस्टिंग एक दिन में नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है। उसको हवा में एक्सपोज रखेंगे, उस पर पानी वानी गिर रहा होगा तो वो धीरे धीरे रस्ट होना शुरू करता है। बेकिंग सोडा जब आप टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हो एसिड के तो एफर्वेसेंस तुरंत फॉर्म होते हैं, बबल्स जो आते हैं ना उसको एफर्वेसेंस बोलते हैं। स्पेलिंग देख लो एक बार अच्छे से। एरोजन ऑफ रॉक्स हजारों साल भी लग सकते हैं इसमें। ओके, जो सॉइल बन रही है रॉक्स को टूट टूट कर, रॉक ऐसा लग रहा होगा टूटेगा नहीं, लेकिन हो सकता है सालों तक उसके ऊपर प्रेशर आ रहा हो हवा का, पानी का, तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट प्रेसिपिटेट जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप बेरियम क्लोराइड में डालते हो तो तुरंत बन जाता है। बट अल्कोहल जो बनता है ग्लूकोज में ईस्ट ऐड करने के बाद वो आराम से एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में आपको क्लासीफाई करना था, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। 6 दिए थे, 3 इसमें डाल दिए, 3 इसमें डाल दिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो अगर करना है तो, या फिर यहाँ पे ये रिएक्शंस के बाजू में फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन लिख सकते हो, F या S। ओके, it can be seen from the above examples that some reactions are completed in short time, that is occur rapidly, फटाफट, while some other require long time for completion, that is occur slowly. It means that the rate of different reactions is different. है ना यार, ये पर्सन्स आपके जो फ्रेंड्स है उसमें देख लो, किसी किसी को बहुत फटाफट गुस्सा आता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, किसी किसी को नहीं आता इतना गुस्सा। आपके पेरेंट्स में भी ऐसा होगा कि हो सकता है मम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता हो या बहुत जल्दी ना आता हो, पापा को बहुत जल्दी आता हो सकता है आपके दादाजी को बहुत जल्दी आता हो। तो ये लोग कैसे डिफर करते हैं, वैसे केमिकल्स और रिएक्शंस भी डिफर करते हैं। कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस स्लो होते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया है द सेम रिएक्शन अकर्स एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशंस। मतलब सेम चीज फास्ट होगी अगर कंडीशंस चेंज हो गई। जैसे आप लोगों का एग्जांपल देखें ना, जब गर्मी बहुत होती है ना तो जिसको गुस्सा नहीं भी आता हो वो भी फटाक से रिएक्ट कर लेता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, उसको वैसे ही बोर हो रहा था, उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो कंडीशन चेंज कर दिया आपने तो रिएक्शन भी चेंज हो गया ना, रेट चेंज हो गया, उसको जल्दी गुस्सा आ गया। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भी होता है कि अगर आप कंडीशंस चेंज कर दे तो रिएक्शन जल्दी होता है। यहाँ पे इन्होंने कर्ड का एग्जाम्पल दिया है। जो आप कर्ड बनाते हैं ना, दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं, उसको सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड बोलते हैं। तो जब आप वो करते हैं विंटर टाइम में, ठंडी के मौसम में टेम्परेचर कम होता है तो ये चीज़ को बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बट समर के टाइम पे सेम चीज़ अगर आप थोड़ा सा दही दूध में डाल दोगे तो वो थोड़े कम टाइम में दही बन जाता है पूरा। विंटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। ओके,
आपने क्या चेंज किया, विंटर और समर। विंटर में टेम्परेचर कम था तो ज़्यादा टाइम लगा, समर में टेम्परेचर ज़्यादा था तो कम टाइम लगा। कंडीशंस चेंज की तो रेट भी चेंज हो गई। ओके, तो हम लोग सारे फैक्टर्स स्टडी करते हैं जो केमिकल रिएक्शन को, उसके रेट को इंपैक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला दिया है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेचर माने स्वभाव, ठीक है। तो यहां पे जो रिएक्टेंट्स है वो कैसे हैं, एग्जाम्पल के लिए यहां पे एल्यूमिनियम एंड जिंक का एग्जाम्पल दिया है विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2 गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। एंड वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स आर फॉर्म्ड, जो भी ये मेटल है इसका एक सॉल्ट बन जाता है। हाउएवर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर, क्यों, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। एल्यूमिनियम ज्यादा गुस्से वाला, ऐसा इमेजिन कर लो, वो फटाक से रिएक्ट करता है कंपेयर टू जिंक। क्यों, बिकॉज द नेचर ऑफ द मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। Therefore, the rate of reaction of aluminium with hydrochloric acid is higher than that of zinc. Nature or reactivity of reactants influences the rate of chemical reaction. Influencer वाला influence नहीं है, ठीक है। ये influences मतलब उसमें रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंसर भी वही करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपको। बट हाँ, यहाँ पे क्या है, नेचर जो है वो डिसाइड करता है कि रिएक्शन क्या रेट पे होगा। We are going to learn more about the reactivity of metals in the chapter of metallurgy. एक पूरा चैप्टर है आगे जहां पे एल्यूमिनियम जिंक के साथ साथ और बहुत सारे मेटल्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यार इसमें भी आप इमेजिन कर लो ना कि कोई बहुत बड़ा होगा साइज में, फिजिकली तो बहुत जल्दी झगड़ा कर लेता है, मारामारी पे उतर आता है, बिकॉज उसको पता है ना कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे इसमें भी अगर आप रिएक्टेंट्स का साइज चेंज कर दो तो रिएक्शन की जो रेट है वो चेंज हो जाती है। जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वो शाबाद टाइल का दिया है, ठीक है। शाबाद टाइल को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो रिएक्ट करता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में शाबाद टाइल के टुकड़े लिए छोटे छोटे, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये शाबाद टाइल का पाउडर बना दिया और वो यूज़ किया। पहले उन्होंने टुकड़े डाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक बॉटल में, और बाद में उन्होंने ये पाउडर डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक बॉटल या बीकर में, और उन्होंने डिफरेंस ऑब्जर्व किया। क्या हुआ कि दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO2। तो क्या होगा, बबल्स आएंगे। आप जो सोडा पीते हैं, घर पे आपने सोडा पिया होगा, उसमें देखो बबल्स आते हैं, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, तो इधर भी आता है इधर भी आता है। लेकिन जहां पे बड़े बड़े पीसेस डाले ना, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे फॉर्म होता है, ठीक है। रिएक्शन स्लो होता है, इसलिए धीरे धीरे बबल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे पाउडर डाला हो, तुरंत रिएक्ट कर लेता है और फटाफट फटाफट बबल्स आने लग जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया। दोनों जगह शाबाद टाइल्स है, अलग चीज नहीं डाली, सेम चीज डाली है, लेकिन एक जगह टुकड़े डाले, दूसरी जगह पाउडर डाला। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया। बस यही यहां पे दिया है। स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जाम्पल देता हूं, जब आप शुगर मेल्ट करते हैं ना, तो शुगर का एक पाउडर भी आता है और शुगर के क्रिस्टल्स आते हैं छोटे छोटे। अगर आप पानी में ये डालोगे और ये डालोगे, ये जल्दी डिसॉल्व होगा, इसको डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जबकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन पाउडर वाला फटाफट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हमने कर लिया। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट्स कितने पावरफुल है। लेट अस कंसिडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद CaCO3 पाउडर। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम पावरफुल, डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दिया तो उसका पावर कम हो जाता है। जैसे शैम्पू आप घर पे यूज करते हैं, लास्ट में जब शैम्पू की बॉटल खत्म होती है तो मम्मी या पापा उसमें थोड़ा पानी डाल के वो बॉटल यूज करते हैं, तब वो शैम्पू जो बाहर निकलता है वो उतना डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा कम उसमें झाग या फोम होता है, राइट, वो डाइल्यूट हो गया। शैम्पू जब स्टार्ट में घर पे आया था, बॉटल में से आपने यूज किया, तब वो कॉन्सेंट्रेटेड था। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट मतलब उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और उसका पावर थोड़ा कम कर दिया। डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग है तो फटाफट रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट है वो स्लोली रिएक्ट करेगा। किसके साथ, CaCO3 के साथ। तो ये एक बॉटल में आपने डाइल्यूट वाला लिया, एक में कॉन्सेंट्रेटेड वाला लिया, दोनों में आपने CaCO3 को मिक्स कर दिया। जब आपने डाइल्यूट में मिक्स किया तो वो स्लोली रिएक्ट किया और CaCO3 डिसअपियर होकर उसमें से CO2 निकला। जबकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ CaCO3 को डाला तो वो फटाफट CaCO3 वहां से गायब हो गया, क्योंकि फटाफट रिएक्शन हुआ। तो क्या पता चला,
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स फास्टर देन डाइल्यूट एसिड। जब आप 11th-12th में जाएंगे और आपके लैब में आपको एसिड्स हैंडल करने मिलेगा ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके सामने नहीं पड़ा होगा। हर टेबल पे आपके सारे फ्रेंड्स की अलग अलग टेबल होगी लैब में, और वहां पे केमिकल्स होंगे, तो केमिकल्स में आपके पास डाइल्यूट एसिड होगा। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपको चाहिए होगा तो लैब के अंदर ही एक लैब असिस्टेंट होगा जिसके पास आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेने जाना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत डेंजरस होता है। वो इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि आप यहाँ वहाँ गिरा देंगे तो किसी को चोट लग सकती है, डेंजरस हो सकता है। जबकि डाइल्यूट एसिड में इतना डेंजर नहीं होता, डेंजर होता है बट कम। ठीक है, क्यों? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत ही फटाफट रिएक्ट करता है, विच मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके। डी, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर तो हमने दही में ही देख लिया, विंटर में दही को बनने में टाइम लगता है, समर में फटाफट बनता है कंपैरेटिवली, बिकॉज टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। While studying decomposition reaction, you have carried out decomposition of limestone. ये हमने एक्टिविटी की हुई है। The lime water does not turn milky before heating the limestone because the zero rate of reaction. ये एक्सपेरिमेंट में आपको बताता हूँ, रुको फिर से एक बार। यहाँ पे देख लो, ये टेस्ट ट्यूब में आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला और ये गैस सपोज यहाँ पे नहीं लगाया ना, तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। बट यहाँ पे आपने अगर ये फ्लेम जलाई तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और यहाँ पे रिएक्शन होगा और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो यहाँ से पाइप के थ्रू ट्रैवल करके इसके अंदर जाएगी और लाइम वाटर के साथ मिक्स होकर लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, ये आग लगाई यहाँ पे उसके कारण, इसीलिए रिएक्शन हुआ। उसके बिना रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, जीरो रेट था रिएक्शन का। बट जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया, रेट बढ़ गया और रिएक्शन हुआ और CO2 यहाँ पे पहुंच के लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, पहले जीरो था, बाद में रिएक्शन चालू हो गया। इससे हम लोग ने क्या सीखा? फ्रॉम दिस इट इज लर्न दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आया समझ में? तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट है, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है। पांचवा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बेस्ट एग्जांपल रियल लाइफ में देखना है ना, तो आग लगाने वाले लोग होते हैं, पता है, हो सकता है आप दो दोस्त हो, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हो। ये तीसरा बंदा है जो आग लगाने में स्पेशलिस्ट है, वो टाइम पास करने के लिए आप दोनों के बीच में झगड़ा लगा देगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो अपना काम करने में बिजी है, उसने भड़का दिया और दोनों के बीच में झगड़ा करवा के रिएक्शन करवा दिया, बट इसको कोई फर्क पड़ा नहीं। ये जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। सेम वे में अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दूसरा केमिकल ऐसा होगा जो आप उधर साथ में रखेंगे, वो रिएक्शन में पार्ट भी नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, उसका फॉर्मूला आपको यूज भी नहीं करना है अंदर, बट अगर वो आपने साथ में रखा ना वहां पे, तो रिएक्शन फटाफट होगा। ऐसा समझो कि कैटलिस्ट यहां पे रखा ना, तो वो डराता है इनको कि चल फटाफट रिएक्शन कर, और वो फटाफट रिएक्ट करता है। तो यहां पे एग्जांपल देख लो, पोटेशियम क्लोरेट को जब डिकम्पोज करते हैं, KClO3 को डिकम्पोज करते हैं हीट करके, तो उसमें क्या निकलता है? देखो, KCl और ऑक्सीजन एकदम धीरे धीरे निकलता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, पार्टिकल साइज छोटी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यहां पे मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड, यहां पे मैंने MnO2 का इधर रख दिया, ठीक है, सिर्फ रखा MnO2, MnO2 इनके साथ रिएक्ट कर रहा है क्या? नहीं। इधर देखो Mn दिख रहा है कहीं पे फॉर्मूले में? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये रिएक्शन में खाली MnO2 यहां पे लिख दिया, मतलब असली रिएक्शन में मैंने MnO2 रखा उसमें, वो रिएक्शन में, तो फटाफट रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। सेम हीट रखी थी, सब कुछ सेम रखा, फिर भी फटाफट हुआ। इसका मतलब क्या? कि MnO2 ये रिएक्शन को तेजी से बढ़ा रहा है। MnO2 यूज हो रहा है क्या? नहीं। जितना MnO2 पहले डाला था उतना ही MnO2 वापस लास्ट में मिल ही जाता है। यूज भी नहीं हो रहा, रिएक्शन भी नहीं कर रहा, बस वो आग लगा रहा है इसमें कि चल फटाफट रिएक्ट हो। जैसे वो दो दोस्तों के बीच में आग लगाई थी ना। नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन MnO2 इन दिस रिएक्शन। MnO2 में कोई रिएक्शन नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता MnO2 को। The substance in whose presence the rate of chemical reaction increases, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, in whose presence, सिर्फ उसका वहां पे रहना ही, उससे ही रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ जाता है, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट। जो सब्सटेंस आपने रखा मैंगनीज डाइऑक्साइड, उस पर कोई केमिकल चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं कि MnO2 अलग होके MnCl बन गया, नहीं, वो MnO2 ही रहा, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। इसका एक और एग्जांपल क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन
टेक्स प्लेस स्लोली एट रूम टेम्परेचर। ये हमने इसके पहले स्टडी किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको 17 नंबर, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ हो रही है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है, बहुत आराम से होता है। बट यहाँ पे अगर आपने MnO2 रख दिया तो इसको डर लगने लगता है और ये फटाफट वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ऐसे इमेजिन कर सकते हो, डर नहीं लगता बट रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना, डर ही लग रहा होगा। ठीक है, तो सेम रिएक्शन अकर्स एट अ फास्टर रेट ऑन एडिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर इन इट। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या कि मैंगनीज डाइऑक्साइड ही कैटलिस्ट है? नहीं, ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट केमिकल्स अवेलेबल है जिसके कारण रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट में डू यू नो दिया हुआ है। ये डू यू नो आपको पढ़ना है, खुद से रीड करना है, एंड इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये 9 रीड करो। हाँ, कैटलिस्ट आपके सामने बैठा है, ऐसा सोचो, आप भी डरो और फटाफट फास्टर रिएक्शन में रीड करो। तो पहला दिया है, वन और मोर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज। एक केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा होगा इसलिए केमिकल चेंज हुआ, नहीं तो केमिकल चेंज आता ही नहीं। सम केमिकल रिएक्शंस अकर एट अ फास्ट स्पीड वेयर सम अकर एट अ स्लो स्पीड नहीं स्पीड। इसके भी एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। कोई रिएक्शन फास्ट होता है, कोई स्लो होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस जो होते हैं, वो फटाफट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, in our body enzymes increase the rate of physiological reactions। enzymes क्या है? कैटलिस्ट है, समझ लो। आपके बॉडी में भी ऐसे कितने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वो एंजाइम्स वहां पे होते हैं। उससे आपके जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, डाइजेशन है, जो भी अंदर कन्वर्जन हो रहा है, वो फटाफट होता है। एंजाइम्स आर नथिंग बट कैटलिस्ट्स। पेरिशेबल फूड स्टफ गेट्स प्रिजर्व्ड लॉन्गर इन रेफ्रिजरेटर। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर कम होता है फ्रिज में। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड स्टफ गेट्स लोअर ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड इट्स फ्रेशनेस इज मेंटेन्ड। अगर आप वेजिटेबल्स लेके आए बाहर से, आपने फ्रिज में रखे तो वो ज़्यादा दिन फ्रेश रहेंगे। उसको बाहर रख दिया तो एक आध दिन बाद वो सड़ जाएंगे। वेजिटेबल्स कुक क्विकली ऑन ऑयल रैदर देन ऑन वाटर। ऑयल के साथ वो फटाफट रिएक्ट करते हैं बिकॉज ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत हाई टेम्परेचर पे जाता है, जबकि वाटर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं जा पाता। ठीक है। 7th, the chemical reactions are profitable in the chemical factories if their rate is fast। Obviously, अगर रेट फास्ट है तो बहुत जल्दी रिएक्शन होगा, टाइम कम लगेगा। टाइम कम हुआ तो प्रॉफिट, लोगों को सैलरी कम देना पड़ेगा ना। The rate of chemical reaction is important from environmental point of view as well। हमारे एनवायरमेंट में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनका रेट क्या है, क्या स्पीड पे होता है, वो एनवायरमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The ozone layer in the Earth's atmosphere protects the life on Earth from the ultraviolet radiation of the sun। पता है ना ओजोन लेयर, आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट के कोई चैप्टर में। The process of depletion or maintenance of this layer depends upon the rate of production or destruction of ozone molecules। ये लेयर या तो खत्म हो जाएगी या इसका मेंटेनेंस जो है उतनी रहे। वो किस पे डिपेंड करता है कि क्या रेट पे ओजोन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, पहले एक ऐसा टाइम आ गया था कि ओजोन लेयर पूरी खत्म हो जाएगी, वैसा लग रहा था, और अपन पूरे वर्ल्ड पे यूवी रेडिएशन आ जाएगा। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, विच इज वेरी डेंजरस, हार्मफुल फॉर आवर स्किन, आवर बॉडीज। फ्रिज होते थे ना, रेफ्रिजरेटर या फिर डिओड्रेंट जैसा जो स्प्रे होता है, वो सब में ऐसे गैसेज यूज होते थे जिसको बोलते थे CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये गैसेज ओजोन को डिस्ट्रॉय करते थे। बट अभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई है ना, उसके कारण ऐसे गैसेस नहीं यूज होते और ओजोन लेयर को डैमेज कम हो रहा है। एंड गुड न्यूज़ ये है कि लास्ट कुछ ईयर्स में ओजोन लेयर का डैमेज ऑलमोस्ट कम, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। ठीक है, और पहले बहुत हो रहा था बिकॉज रेट बहुत ज़्यादा थी ओजोन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने की। डन। तो आज हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स से क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन पे, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन से क्या फर्क पड़ता है, एंड अगर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो भी देख लिया है। ठीक है, एंड ये डू यू नो के जो 9 पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लिए। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो यार। आप एक लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है मेरे लिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप दूसरों के साथ शेयर करो, आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये वीडियो देखें और उनको भी ये समझ आए, प्लस आपके ये चैनल को सपोर्ट मिले।
जितने ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो शेयर कर दो सब जगह, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह फैला दो। मैं हर जगह व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे योगेश सर्स बैक बेंचर्स के नाम से प्रेजेंट हूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पे और हम वहां पे बात भी कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।